हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमारा अप्रैल में जो है ग्रुप डी और वगैरह का जो है एग्जाम होना है, तो उसके लिए अभी जो है फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन जो भी हमारे पास 30-40 रहेंगे उनको देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई देखिए, फैराड किसका मात्रक है दोस्तों, धारिता का मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका है, प्रेरकत्व का, लिख लीजिए इसको। प्रेरकत्व का मात्रक। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो कौन सा बचा हमारे पास, केवल चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर दोस्तों। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स का है, चुंबकीय फ्लक्स का है, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया, एनटीपीसी 2021 दो टाइम में पूछा गया, सिर्फ सेकंड सेकंड दोनों पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला गया है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। अब देखिए आप लोग, विद्युत ऊर्जा जो घर में हमारी लाइट आती है, तो उसको किससे मापते हैं हम लोग, किससे मापते हैं भैया, किलोवाट घंटा के हिसाब से। ट्यूबवेल वगैरह में जो ऊर्जा मापी जाती है उसको कैसे मापी जाती है, वो किलोवाट आवर के हिसाब से। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये देखिए, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है दोस्त। यहाँ पर देखिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किसका मात्रक है ये, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। इसको ध्यान रखना है, विभवांतर का लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और देखिए पाठ किसका है, ये शक्ति का है। किसका है, ये शक्ति का। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया है, 1 किलोवाट किलोवाट, हाँ किसके बराबर होता है। देखिए किलोवाट, अब हम लोग जानते हैं किलोवाट, लिख लीजिए यहाँ पर किलोवाट। क्या लिखना है आपको, किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है हमारा 1000 जूल पर सेकंड के हिसाब से। देखिए पी इक्वल टू हम लिखते हैं, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इस फार्मूले से देखिए, कार्य का मात्रक ऊपर जूल हो जाएगा, नीचे टाइम का मात्रक सेकंड हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखना है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी फार्मूले से आएगा ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 जूल किसके बराबर होता है। अब देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, अभी फार्मूला बताया आपको, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो ये क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसको ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन हो गया और विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, इसको ध्यान रखना है। तो न्यूटन इंटू मीटर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है हमको, ऑप्शन ए में मिल रहा है। देखिए यहाँ वॉट इंटू मीटर ये नहीं होगा, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पास्कल इंटू मीटर ये नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन इंटू मीटर। तो 4 का ऑप्शन ए फॉर आलमगीर इज राइट दोस्तों। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए ऊर्जा या कार्य वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा, इसको फिक्स बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग। कार्य ऊर्जा का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपका, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। कौन सा, कार्य ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा का क्वेश्चन हर बार आएगा। कार्य ऊर्जा, क्या बोलेंगे दोस्त, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा क्वेश्चन हर बार में आएगा। इसको लिखते हैं 1/2 mv² से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान दे दिया गया, 4 किलोग्राम द्रव्यमान। तो यहाँ से लिखिए, देखिए यम क्या दिया गया हमारे पास, 4 किलोग्राम दे दिया गया। और v1 देखिए क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड, v1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए कब पूछा गया, 18 में पूछा गया। v2 कितना दे दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर लगाया गया कार्य कितना होगा, बस ऊर्जा या कार्य बराबर होते हैं हम लोग, बस इसको ध्यान रखना है, यम और v2² माइनस v1²। बस क्या करना है, 1/2 वैल्यू सभी रख देनी। यम का मान 4 दे दिया गया यहाँ पर हमारे पास, अगुणे v2 का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बस क्या करना, 1/2 इंटू 4। अब देखिए ये हो गया 100, 100 से 5 गया, हमारे पास कितना हो गया दोस्त, ये प्लस भी है माइनस भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 - 25 कर लीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर। 1/2 गुणे 4 और गुणे ये 75 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 75 दूना 150, 150 मेरे पास क्या आ गया, जूल आ गया। बस कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक जूल, 150 जूल दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज राइट होगा हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा। देखिए कार्य शून्य कब होगा, कार्य शून्य, कार्य शून्य तब होगा जब थीटा बराबर थीटा या कोण, थीटा या कोण का मान कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 90 डिग्री या 0 डिग्री, बताइए आप लोग कितना होगा, 90 डिग्री, बिल्कुल सही भाई। देखिए हम लिखते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर हम यहाँ 90 रखते हैं इसका मान, देखिए एफ एस और कॉस 90 रखते हैं, कॉस 90, कॉस 90 अगर हम यहाँ पर उठा के रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा, W बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान और साइन 0 का मान भैया कॉस 90 बराबर कितना होता है हमारे पास, कॉस 90 बराबर 0 होता है बस। थीटा 0 हो गया तो कार्य भी 0 हो गया, तो कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री। कार्य शून्य होने की स्थिति में अधिकतम कार्य कब होगा, अधिकतम कार्य लिख लीजिए, अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य जब थीटा हमारा कितना होगा 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री। अब कॉस थीटा, कॉस 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो इसका मान अधिकतम होगा, बस ध्यान रखना इस बात को आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, W कॉस थीटा से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा का मान, ठीक है। जब सिर पर कुली बोझा रख के कोई चलता है, आप देखें प्लेटफॉर्म पर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 0 होता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किए गए कार्य की यहाँ पर क्या करना है, आपको गणना करनी है। अब देखिए किया गया कार्य, किया गया कार्य वर्क डन, वर्क डन W बराबर F इंटू यस। अब एफ एस के लिए देखो 500 हमारे पास न्यूटन का बल दे दिया गया, और यस कितना दे दिया गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दे दिया गया। आप इसको मीटर में अगर बदलना है, मीटर में बदलना है, देखिए 15 किलोमीटर पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, 15 किलोमीटर में दिया है ये, और ये किस में दिया है, ये न्यूटन में दिया है। अब बल का मात्रक तो न्यूटन ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर 500, और इसको मीटर में अगर बदलना है मुझे तो 1000 मीटर में कर लेंगे हम लोग, ऐसे नहीं कर पाएंगे भाई। 15 पीछे 75, देखिए 15 पीछे 75, और 2 जीरो ये 3 जीरो ये, मतलब कितने जीरो हो गए सब, 5 जीरो हो गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए कार्य का मात्रक क्या आएगा पीछे, जूल आएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ जूल, जूल तो सभी मिल रहा है। अब देखिए 1 0 2 3 4 5, 5 मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ किसमें हमने बदल दिया, यहाँ किलोमीटर में था, देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं भैया 1000 मीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 1000 मीटर होते हैं बस, इसको ध्यान रखना, ठीक है, 1 किलोमीटर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम 9 ओम बोला गया, 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। देखिए दो क्रम होते हैं, किसके, प्रतिरोध के दो क्रम, प्रतिरोध के दो क्रम, प्रतिरोध जोड़ने के दो क्रम, जोड़ने के दो क्रम होते हैं हमारे पास। पहला होगा हमारे पास श्रेणी क्रम, कौन सा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जोड़ते हैं, n प्रतिरोध हमारे पास हो। दूसरा हो गया समांतर क्रम, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों समांतर क्रम, इसको लिख लीजिए, ग्रीन कर लेते हैं इसको, समांतर क्रम लिखिए, समांतर क्रम, दूसरा समांतर क्रम। इसको कैसे लिखते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, डॉट 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 कहाँ तक, n हमारे पास प्रतिरोध जुड़ेंगे वहां तक, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करके देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। देखिए कितने प्रतिरोध कैसे जोड़ना है आपको, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमारे पास 1/r, और यहाँ पर 1/6 और प्लस 1/9 और 1/6, ये बात बोली गई है। अब आप लोग देखिए इसको जानते होंगे, अब भैया इनका क्या ले लीजिए, लासा, लासा ले पाएंगे कि नहीं, लासा अगर नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए दिक्कत है यहाँ पर, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/9, ऐसे लिख लीजिए। तो 1/6 हर इसके बराबर है तो एक एक ऊपर 2/6 हो गया, प्लस 1/9, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको नहीं कर पा रहे हैं, 1/3 ये हो जाएगा कट के, कितना हो गया 1/3 और प्लस 1/9। अब देखिए यहाँ पर लासा अगर हम 9 ले लें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 9 हमको दिख रहा है तो हर में हमको बनाना होगा 9, तो 3 3 से क्या करा दें गुणा। अब देखिए 3 ऊपर हो गया, 3/9 हो गया ये, और ये 1/9, तो ऊपर कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 9। ठीक है दोस्तों, 1/8, तो r बराबर कितना हो गया 9/4। तो काटिए, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाइएगा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना हो गया हमारे पास ओम, ये कितना हो जाएगा ओम, 2.25 ओम, 2.25 ओम, बिल्कुल भैया जी, डी ऑप्शन मिल रहा हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास देखिए 8 का जो हमारे पास आ गया आंसर वो कितना होगा दोस्तों, डी, तुल्य प्रतिरोध 2.25 ओम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको R1 कितना दे दिया गया, R1 दिया गया 6, R2 कितना है 9 हो गया, R3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये फार्मूले में रखना है बस, आपको समझ आई बात, ये फार्मूला लिखा है इसमें रखना है बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 लिख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन 9 बोला गया 1000 वॉट, क्या बोला गया 1000 वॉट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, और कितना आपको बिल देना पड़ रहा है 6 रुपया प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए, बस इस उपकरण को चलाने की कुल लागत क्या होगी। अब देखिए आपको सितंबर में दिन कितने होंगे, सितंबर में दिन भैया कितने होते हैं 30, ध्यान आ गया आपको। अब देखिए इसको आपको क्वेश्चन को लगाना है तो बस कुछ नहीं करना है, वॉट घंटे दिन, देखिए कुल लागत आपको बतानी है तो क्या करना है, यूनिट पहले निकाल लीजिए, यूनिट निकालनी है आपको, यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, वॉट घंटा दिन बटे क्या करते हैं हम लोग 1000 करते हैं भैया। ठीक है, ये फार्मूला है आपका, अगर ये नहीं पता तब दिक्कत है। वॉट कितना देखिए यहाँ पर, पी कितना दे दिया गया, पी बराबर PIT, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर हमारे पास पी, और इसको क्या लिखना है IT। चलिए छोड़िए इसको, इतना आप ध्यान रखिए, वॉट घंटा और दिन बटे 100। अब देखिए वॉट कितना दिया 1000 वॉट, 1000 वॉट दे दिया गया, घंटा कितना दे दिया गया, प्रतिदिन 5 घंटे जला रहे हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर सितंबर में महीने में दिन कितने हो गए 30। ठीक है, ये ऐसे ही आपको दिया जाएगा, जनवरी में दे देंगे, फरवरी में दे देंगे, ठीक है, लेकिन बता देंगे अब फरवरी 2020 इस प्रकार बता देंगे आपको। ठीक, बटे 1000, पूरा पूरा 1000 कट गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3×5 = 15, मतलब 150, कितना यूनिट आ गया 150 यूनिट। अब पर यूनिट दे कितना रहे हैं, देखिए प्रति यूनिट हमको 6 रुपया पड़ रहा, प्रति यूनिट व्यय कितना हो रहा हमारे पास 6। तो कुल लागत पता नहीं, अब लागत लगा दीजिए, बस गुणा करानी है आपको, लागत 150 यूनिट हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, और गुणे में 6, तो देखिए ना 15×6 = 90 हो गया हमारे पास, ये जीरो, 900 रुपया आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, 150 यूनिट खत्म हो गया, 1 यूनिट का 6 रुपया पड़ रहा, तो बस 150 यूनिट का आपका कितना हो गया, बस पैसे निकालना, 900 रुपया हो गया, बस 900 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 900 मतलब 100 गुना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या बोला गया, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जल के कितने अणु, अब देखिए जब कॉपर सल्फेट हम लोग लिखते हैं तो कॉपर सल्फेट का ये होता है और इंटू 5H2 इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितने अणु हमारे पास हो गए यहाँ पर 5, समझ आई बात। रासायनिक सूत्र इसका CuSO4 × 5H2O होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भैया, इसको एक नाम और है क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है दोस्तों, 5 अणु होते हैं इसके साथ, कितने होते हैं 5 अणु होते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। ठीक है, ध्यान आ गया आपको, बस आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। अब देखिए सबसे छोटी अगर कोई यौगिक की संभव इकाई होगी उसको हम क्या बोलते हैं भैया, परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा नाभिक, उसे क्या बोलते हैं सबसे छोटी। देखिए सबसे छोटी संभव इकाई को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अणु बोलते हैं, बस और क्या, अणु बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, सबसे छोटी संभव इकाई को अणु बोलते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, 12 देखते हैं। 12 देखिए आप, नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद होंगे। देखिए यहाँ पर सब बिल्कुल दे दिया गया भैया। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए सबसे पहले, नाइट्रिक अम्ल
नाइट्रिक अम्ल, क्या लिखते हैं इसको, HNO3, HNO3। अब देखिए यहाँ पर एक ये हमारे पास क्या है, एक H है, दूसरा एक N हो गया, और ओके कितने हमारे पास हो गए भैया, परमाणु 3 हो गए। ठीक है, समझ आई बात इसको। अब देखिए यहाँ पर सब दे दिया गया, H का 1 होगा, N का हमारे पास 14 होगा, O का 16 होगा। तो देखिए H का तो 1 है, तो 1 गुणे 1 प्लस, अब 1 है हमारे पास तो N का 14 दे दिया गया, सब उठा के रख दीजिए, 3 इंटू 16। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 14 प्लस 16 तिया 48, 48 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 63 ही हो जाएंगे, देखिए जोड़ के। ठीक है, ये 15 हो गए हमारे पास, और प्लस 48, तो 8 5 13 के 3, 4 1 5 1 6, टोटल हमारे पास क्या आ गया, इसका अणुभार कितना आ गया, अणुभार 63 आया कि नहीं दोस्तों। अणुभार जब 63 आ गया तो हमको क्या करना है, बस अणुभार जब 63 हमारे पास टोटल आ गया, तो मोलों की संख्या निकाल लेनी, क्या निकालनी है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या आपको बताए थे कि भार बटे होता हमारे पास अणुभार, क्या होता, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है, 63 ग्राम है, अणुभार कितना आ गया, 63, तो कितना आ गया, 1 मोल आया कि नहीं, 1 मोल आ गया। क्या दिक्कत आपको लग रही है इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बस तो इसमें क्या करना है, बस आप जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, चेंज कर लेते हैं इसको, फिर नीला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए इस बात को कि किसी तत्व के, किसी किसी तत्व के 1 मोल में, 1 मोल में, 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या, उपस्थित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या 6.02 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 23 होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं इसको, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो 1 मोल आ गया, बस 1 मोल की किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 मोल आया था हमारे पास, 1 मोल की 6.023 गुणे 10 की पावर 23, अर्थात आंसर हमारा कितना आएगा, 6.02 गुणे 10 की पावर 23। 1 मोल आ गया, अगर जितने मोल हमारे पास आते, जैसे 2 आ जाते, 2 की हम 6.02 से गुणा कराते, 3 आते तो 3 की कराते, तो जब एक ही आया है तो बस 0.623 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ, देखते हैं 13 क्या बताया गया है। 13, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है। KCl, अब देखिए यहाँ पर KCl जब आएगा तो KCl का भी आपको क्या, अब देखिए यहाँ पर, हाँ 0.5 मोल बता दिया गया, मोल भार बटे अणुभार निकालना ही है, इसको आपको कुछ करना नहीं। अब देखिए KCl के, जब KCl के 0.5 मोल में आपको क्या करना है, कितने अणु होते हैं, तो 0.5 आपको दे दिया गया, बस अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 से क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए पूरी पूरी पहले ये संख्याएं लिखी, पॉइंट का झंझट खत्म करिए, पूरी पूरी संख्याएं देखिए, 5 तिया 15 के 5, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है दोस्तों, 5 छक्का 30। अब देखिए 1 के पहले यहाँ पॉइंट लगा था, 3 के पहले यहाँ, तो क्या करना है आपको, 4 के पहले यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर लगा देना। देखिए हम सही करके बताते हैं, 5 तिया 15 के 5, 5 दूनी 10 1 11, दूर दूर लिखते हैं, 5 छक्का 30। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लगाया, अब देखिए 3 के पहले यहाँ पॉइंट था, 1 के पहले यहाँ, तो 4 के पहले पॉइंट हम यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर 4 के पहले यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आएगा, गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, तो कितना आया, 3.01, 3.01 गुणे 10 की पावर 23। तो देखिए यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 24 है, तो 3.01 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है दोस्तों, आ गया पूरा आंसर। जितना मोल हो उसको कुछ नहीं करना है, देखिए अवोगाद्रो संख्या से गुणा करानी, क्या करानी, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या से गुणा आपको करानी, ये कितनी होती है, 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, इसको ध्यान रखना है बस। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया 16 का, बस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम, हाँ ठीक है बिल्कुल, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की क्रिया, विद्युत अपघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन को जब हम अलग करेंगे तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। कैसे, देखिए यहाँ पर 2H2O, मान लिए 2 अणु हमने ले लिए पानी के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कराए हम लोग, लंबा बना लीजिए इसको, तीर को, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है,
इलेक्ट्रोलॉसिस जब कराए तो क्या इसमें टूटा, ये O2 में टूटा प्लस 4H प्लस में टूटा, और क्या हुआ इसके साथ, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए, जुड़े। ठीक है, ये बात समझ आई। ओस्मोसिस होगा नहीं, ओजोनीकरण भैया बिल्कुल नहीं होता, ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बात समझ आई। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत अपघटन कहते हैं। ये बात तो आपको पता लग गई। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके द्वारा एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए जबकि मॉस का सांद्रण कितना होगा। देखिए पानी कितना है, यहाँ पर लिख लीजिए, पानी या विलायक, पानी को और क्या बोलते हैं हम, विलायक भी बोलते हैं। विलायक कितना है, बस ये देख लीजिए, विलायक 150 ग्राम है दोस्तों, 150 ग्राम। अब देखिए चीनी, चीनी को क्या बोलेंगे, विलेय, इसमें ये घुल जाएगी तो इसको बोलेंगे विलेय, जो कम मात्रा में है उसको विलेय बोलेंगे। 50 ग्राम है हमारे पास, टोटल कुल बिलियन कितना हुआ, कुल बिलियन, कुल बिलियन भी तो होगा भाई, ये 200 ग्राम नहीं हो जाएगा, 150 और प्लस 50 कितना हो गया, 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम हो गया, 200 ग्राम, बस ऐसे आपको बताना ये 200 ग्राम हो गया। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान जब सांद्रण निकालते हैं भैया, क्या निकालते हैं, द्रव्यमान सांद्रण, देखिए यही तो बताया गया। हाँ, द्रव्यमान सांद्रण जब निकालते हैं हम लोग, द्रव्यमान सांद्रण, तो क्या करते हैं, देखिए ऊपर लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और टोटल नीचे लिखते हैं बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और गुणे क्या करते हैं हम लोग, 100 करते हैं, बस क्या दिक्कत। विलेय कितना था 50, ये कितना है हमारे पास 200, हमारे पास टोटल था, ये हो गया 100। ठीक है, तो 100 से काट दिए 2 टाइम्स, 2 से फिर काटे, ये कितना हो गया 25%, कितना हो गया 25%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एपिग्राफी बोला गया है का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी, एपिग्राफी का मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों। ठीक है, एपिग्राफी से किसका करते हैं हम लोग, अभिलेखों या शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, कंकाल का अध्ययन, देखिए यहाँ पर पहला कंकाल का अध्ययन, दूसरा मानचित्रों का अध्ययन, और ये सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, इसका बोलते हैं शिलालेखों का अध्ययन, लेकिन आपको ये कंकालों का अध्ययन वगैरह दिया गया है, इसको भी यहाँ पर लिखवा देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सिक्कों का अध्ययन हम किस में करते हैं, ये सिक्कों का अध्ययन यहाँ पर सामने देखिए, सिक्कों के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमी न्यूमिस्टैटिक्स, न्यूमिस्टैटिक्स। ठीक, न्यूमिस्टैटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी हो गया आपके, कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन। ठीक, मानचित्रों का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको कार्टोग्राफी से। ठीक है, कार्टोग्राफी से, बस। और देखिए आपका ए ऑप्शन जो था, ये कंकालों का अध्ययन, ये कंकालों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। ठीक है, किस में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। देखिए ऑस्टियो से आप समझ लीजिए कि हड्डी से संबंधित एक विज्ञान है, तो कंकाल भी हड्डी ही होगी, तो ऑस्टियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब एटीपी में जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग में तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब एटीपी को टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज में, आप ये बात ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया, देखिए 2022 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए एटीपी में हमारा बना है, ठीक है, फॉस्फेट लिंकेज को जल के साथ तोड़ा गया, तो हमेशा ये 30.5 किलो जूल बनेगी हमारे साथ। ठीक है, कितनी बनेगी दोस्तों, 30.5 किलो मोल, बस इसको रट लीजिए एकदम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया हो 2022 में जो एग्जाम हुआ था। इसमें हमारे पास जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है, और इसको जब जल के साथ हम लोग तोड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा इसके साथ हो जाती है, 30.5 बॉडी में स्टोर होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं। अब देखिए प्रमस्तिष्क, इसके दो भाग होते हैं, जिनमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन बी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% होता है। ठीक, उसके बाद बोला गया है, एक तीसरा ऑप्शन ये बोला गया है कि यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। देखिए कब पूछा गया, 18 18 18, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फर्स्ट, मतलब घुमा घुमा के वही क्वेश्चन इतना मारते हैं, कुछ पूछिए नहीं। ये क्वेश्चन अगर आ गया रेलवे में, ये समझ लीजिए वो हर शिफ्ट में आना है। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए वो लोग बता दिए इस बार जो है एनालिसिस नहीं होगी। अब 18 का देखिए यहाँ पर कौन सा हमारे पास जो है सही नहीं है।
देखिए यहाँ पर ये तो सब होंगे, ये तो राइट है, ये भी राइट होगा, ठीक है, ये भी आपका राइट होगा, बट ये रॉन्ग होगा, ये वाला रॉन्ग है, यही नहीं होता है। बोला गया इसमें मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय होता है, भैया ये नहीं होता है मांसपेशियों का गतिविधियों के लिए, ठीक है, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ आई बात? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, गलत हो गया, ये आगे की तरफ होता है भाई, मस्तिष्क की गतिविधियों का जो समन्वयन करता है वो पश्च मस्तिष्क करता है, ये अग्र मस्तिष्क की यहाँ पर बात हो रही है, देखिए प्रमस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा साबित होता है? देखिए प्रोटीन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा विटामिन सी, या फोर्थ हो गया हमारे पास फैटिक एसिड। अब देखिए अग्नाशय द्वारा आपके पास जो है केवल इसमें क्या इंसुलिन, इंसुलिन ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अग्नाशय के द्वारा हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन का श्रवण होता है, ठीक है। और कहाँ से निकलता है, ये बीटा लैंगरहैंस की कोशिकाओं से, अग्नाशय की बीटा लैंगरहैंस कोशिकाओं से कहाँ से निकलता है, बीटा लैंगरहैंस की कोशिकाओं से, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोशिकाओं से, बीटा लैंगरहैंस की कोशिकाओं से, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बीटा लैंगरहैंस की कोशिकाओं से इसका श्रवण होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20, साइनोकोबालामिन, इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना, कोबालामिन, कोबालामिन का मतलब क्या है, कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाएगा। अब कोबाल्ट कहाँ पाया जाएगा, देखिए इसमें विटामिन B1, आपको ये ध्यान रखना है इसके कितने प्रकार हैं, देखिए विटामिन बी आपको बता देते हैं, विटामिन बी, विटामिन बी, केवल विटामिन बी हो तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं थायामीन, ठीक है दोस्तों। विटामिन बी को क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 को बोलते हैं B2, विटामिन B2 आप लोग लिख लीजिए इसको, विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब देखिए आप, B1 तो हो गया थायामीन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, अब उसके बाद देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे B5 को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B5 को, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। 4 नहीं होगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, बट 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर विटामिन, विटामिन सी, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद विटामिन B12 आपको पता ही है, विटामिन B12, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोकोबालामिन, ठीक है दोस्तों, कोबालामिन। 8 नहीं होगा इसमें, 4 विटामिन B4 नहीं होगा, B8 नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, ये आपका आएगा, देखिए साइनोकोबालामिन, तो हमारे पास कहाँ गया, विटामिन B12 आ गया, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार में लिख लेना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21, रेटिनॉल, जब रेटिनॉल की बात आ जाए मुख्य रूप से विटामिन ए से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर विटामिन बी बोला गया, अभी आपको बताया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायामीन। विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम, कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं इसको, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है रासायनिक, फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको, या नेप्टोक्विनोन बोलते हैं, विटामिन के को नेप्टोक्विनोन, विटामिन के लिख लीजिए, विटामिन के, विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन लिख लीजिए, फाइलोक्विनोन, इस नाम से भी आ सकता है, या दूसरा इसका नाम क्या होता है, नेप्टोक्विनोन, ठीक है, नेप्टोक्विनोन, ये दोनों प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो रेटिनॉल की बात आएगी, विटामिन ए की बात होगी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, नया 21 ही क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। आज हमारे पास 21 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली बार आए हुए हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।